नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जानें उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि हमारे मध्य उपस्थित हैं, खासकर ऑनलाइन माध्यम से, वे हैं प्रोफेसर नसीब सिंह गिल। प्रोफेसर गिल का जन्म 21 मार्च 1968 को हरियाणा के रोहतक के खरैंती नामक एक गांव में एक सामान्य पर शिक्षित परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा
एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। Talking of his academic journey, Professor Gill did his graduation and post-graduation in electronics from MD University Rohtak, followed by another master in computer science from Punjab University. More importantly, he received his doctoral degree in computer science from the prestigious MD University Rohtak in 1996. And most importantly, he did his postdoc research from Brunel University, West London, UK in 2002. Thereafter, he also did his MBA from the same institution. Starting his professional career from MD University Rohtak as lecturer, Professor Gill has made numerous contributions to Indian and world academia, not only in the areas of electronics, but more importantly in IoT, machine and deep learning, information and network security, data mining and data warehousing, NLP, measurement of component-based systems, etc. And with his 4 decades of teaching experience, he has been serving MD University Rohtak as Senior Most Professor of Computer Science and Applications. And I'm glad to let you know that Professor Gill also earned leadership skills at Cambridge University, UK and IIT Kharagpur in 2019 as part of LEAP, which is a flagship program of MHRD, Government of India. In addition, he is academically associated with several premier institutions like Oxford University, Cambridge University, Princeton University, University of Paris, University of Leeds, London Metropolitan University, New York University, University of Florida, Buffalo University, and University of Nevada, Las Vegas. Along with his relentless pursuit of excellence in academia, our esteemed guest is empaneled in several professional bodies and committees with dignified positions like director, chairman, head, etc. To name a few, he is director of Center for Distance and Online Education, director of Digital Learning Center, nodal officer of Academic Bank of Credits, what they call ABC under New Education Policy of MD University Rohtak, subject expert and assessor in computer science on several committees of UPSC, UGC, AICTE, NAC, and NBA, Ministry of HRD, Government of India. He is also a senior member of IACSIT as well as a fellow of several professional bodies including IETE, Computer Society of India, International Association of Engineers, etc. Publishing more than 425 research papers in high-impact journals and authoring 5 popular books titled Software Engineering, Handbook of Computer Fundamentals, Digital Design and Computer Organization, Computing Fundamentals and Programming in C, Essentials of Computer and Network Technology. Professor Gill has immensely contributed towards development of 13 MOOCs, SWAYAM, Arpit course modules on pedagogical innovations and research methodology, MHRD, Government of India.
And I should not forget to add that Professor Gill has been felicitated with several recognitions and awards at national and international levels, like he has been the recipient of Commonwealth Fellowship Award of British Government for the year 2001, Best Paper Award for Information System and Data Mining in Atlanta, USA. Thus, there are so many accolades and achievements to his name. तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं प्रोफेसर गिल के पास, जो हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट टीम के आभासीय पटल पर हमसे जुड़ चुके हैं. And pleasure is solely mine in welcoming one and only the great academician and innovative computer scientist, Professor Naseeb Singh Gill. Namaskar, sir. Namaskar, sir. First of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. Thank you very much, sir. सर, आपके एकेडमिक प्रोफाइल को देखने के बाद ये पता चलता है कि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन आपने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से गांव से उठकर कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ना जाने कहां तक आपने इंडियन टैलेंट का परचम फहराया और आज आप एक प्रतिष्ठित पद पर रहकर समाज में अपना शैक्षणिक योगदान दे रहे हैं. तो आज की वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहले ना सिर्फ मैं बल्कि ऑल आवर इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स वुड लाइक टू नो कि कैसे हुआ ये सब, क्या थे आपके लाइफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, क्या थे आपके लाइफ के ड्राइविंग फोर्स, और हो सके तो कुछ 2-3 प्रेरणादायी अविस्मरणीय पल या अनफॉरगेटेबल इंस्पिरेशनल मोमेंट्स जो आपके जीवन में रहे हों, वो भी हमसे साझा करें. ओवर टू यू सर. सर, थैंक यू. सबसे पहले मैं लाइफ एक्सप्रेस का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने व्यूवर से जोड़ने का एक बहुत ये अच्छा कदम और मुझे मौका दिया. और जहां तक आपका प्रश्न है उसके बारे में मैं कहूंगा कि मैं निसंदेह बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से पल बढ़ के और जो मुझे मौका मिला, मैं कहूंगा कि उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे अपने पेरेंट्स का, मेरे परिवार का और मेरे वो सब शिक्षक रहे हैं जिन्होंने मुझे एक लगनशील बनाने का एक मुझे सुनहरी अवसर दिया. और मैं सिर्फ एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत, मेहनत और मेहनत, यही मैं मंत्र मानता हूं कि आपका अगर हार्डवर्क आप करना चाहते हैं और निसंदेह एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपार संभावनाएं जीवन में मिलेंगी. और जीवन में उन शख्सियत की भी कोई कमी नहीं है जो आपको एक सही दिशा देंगे और आपको मेहनत के चलते निसंदेह वो अपॉर्चुनिटीज आपको खुद स्वयं मिलती चली जाएंगी और वो आपका कारवां धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा. मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसी ही चीजें हुई. मैंने 8वीं अपने गांव से की. आपके सीआरजेड हाई स्कूल सोनीपत से मुझे वहां के, बिकॉज मैंने 8th गांव से मैंने आपका बोर्ड टॉप किया था अपने गांव में. उस टाइम जो ब्लॉक होता था एग्जामिनेशन का, उन दिनों आपका 8th का स्टैंडर्ड का ब्लॉक होता था. तो मुझे सीआरजेड हाई स्कूल से आपके टीचर्स की टीम मुझे लेके गई और मुझे आपका मेरी सारी पढ़ाई आपके सीआरजेड हाई स्कूल में फ्री की. और उसके बाद धीरे धीरे करके इस तरह से आपका एक मुझे एक उत्साहवर्धन, मैं कहूंगा, जो परिवार से और जो शिक्षकों से और जो स्कूल से जिन संस्थाओं से मैं पढ़ा उनसे मुझे मिलता रहा. मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी चाहे वो कॉलेज रहा, चाहे मेरा विश्वविद्यालय रहा, तो आपका मुझे निसंदेह आपका जो मेरिट स्कॉलरशिप की बात करें या आपकी उन अवार्ड्स की बात करें या एक आपका एक एनकरेजमेंट
हमेशा सभी शिक्षकों का, पीयर्स का, सभी बड़ों का मुझे मिलता रहा। और मैं तो यही मानता हूं कि ये उनकी ही एक दी हुई दिशा है जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बहुत खूब कि आपने इतनी, मतलब मैं कहूँगा अपने दिल से, अपने दिल की बात को रखी आज। और मुझे लगता है कि जो भी व्यूअर्स हमें देखेंगे, बहुत कुछ प्रेरणादायी बातें आपने कही, मेहनत पे आपने बहुत ही बल दिया, एंड अनडाउटेडली हार्ड वर्क डेफिनेटली पेज ऑफ, जो कि मैंने खुद भी अपने जीवन में महसूस किया है। बहुत अच्छा सर। अब मैं आपको आज की शिक्षा नीति की ओर लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि आप भी उस शिक्षा नीति का एक पार्ट हैं या हिस्सा हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं एनईपी 2020 की, जिसमें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा शिक्षा नीति के जरिए हम भारत को फिर से ग्लोबल गुरु या विश्व गुरु बना सकते हैं? व्यक्तिगत रूप से मुझे अभी वर्तमान में ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही बड़ा विरोधाभास, मैं कहूंगा यहाँ पे एक पैराडॉक्स है। इट सीम्स हाईली पैराडॉक्सिकल for the reason that on the one hand we are trying to regain our glorious past of Nalanda time, and on the other hand we are still the copier of Macaulay model of education. So in a sense we are not setting any benchmark to be the global knowledge superpower. बड़ा ही दुख होता है सर शिक्षा नीति का ये दोहरापन देखकर। एक तरफ आप भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय दर्शन, गुरुकुल मॉडल ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, और दूसरी ओर वेस्ट के बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपना बेंचमार्क बना रहे हैं। खैर, हम आपके व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे कि क्या भारत में फिर से विश्व गुरु बनने की क्षमता है? यदि है तो कैसे, और यदि ना तो क्यों? ओवर टू यू सर। सर, निसंदेह आपने बिल्कुल अपनी नई शिक्षा नीति के बारे में जो पूछा, मैं अपना एक इसका दृष्टिकोण अपने व्यूवर्स के सामने रखना चाहूंगा। देखो, जुलाई 2020 में आपकी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया, और सही मायने में देखा जाए, अगर मैं कहूंगा कि हमारी आपकी जो पुरानी शिक्षा नीति रही पहले, जो हम अपना तक्षशिला और नालंदा जैसे सरीखे इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं, ये तो हम मान के चलेंगे कि आपका शिक्षा में आपका हमारा देश बहुत अव्वल रहा है, अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटते हैं। और जहां तक आज के समय में हम ये बात करते हैं कि हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को, हमारे अपने एजुकेशन को, आपको जितना हमारी एक पॉपुलेशन है, आज के दिन मैं ये कहना चाहूंगा कि करीब करीब ये मान के चलें कि आज के दिन जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है वो करीब करीब 28% के आसपास है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एनईपी 2020 का जो मुख्य ध्येय है, वो हमारी आपकी एक ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाना भी है। मैं यहाँ पे अगर ये कहूँ कि स्कूली शिक्षा की हम बात करते हैं, आज के दिन भारतवर्ष में एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो स्टैटिस्टिक्स, हमारे पास करीब करीब 1113 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं। करीब करीब आपका 53,650 के करीब हमारे पास आपके कॉलेजेस हैं, जो आपके पोस्ट +2 आपके जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे एजुकेशन को कैटर करते हैं। करीब करीब मैं कहूंगा कि 35.7 मिलियन के करीब आपके बच्चे हैं जो आपके हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि हमारे युवाओं को एक मेन स्ट्रीम में लेके आना एजुकेशन में, जो आपके बच्चे आपके स्कूल में जिनको मौका नहीं मिलता है, जो आपके कॉलेज के आपके या विश्वविद्यालय के आपके गेट के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली तो चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि एनईपी 2020 के तहत जो आपके भारत सरकार ने पिछले मेरे ख्याल में 1 या करीब 1.5 दशक से जो आपके एक अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, निसंदेह उनसे हमारे पास आपका एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। एक मैं कहूंगा कि एक उम्मीद का दिया जला है।
और जहां तक हमारे पास अगर याद करते हैं तो हमारे पास जिस टाइम हमने पास किया ये +2 नहीं होता था, प्री यूनिवर्सिटी होती थी। हमारे पास जो सिस्टम अब आपके पास जो चला है वो 5+3+3+4 का हम सिस्टम हम आगे लेके जा रहे हैं। तो बात यह है कि हम अगर एक किसी भी आपके एक प्रतिभावान बच्चे की जो आपका एक जन्म लेता है उसके जीवन काल में अगर एक स्कूली शिक्षा की बात करते हैं उसके बाद फिर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो निसंदेह आपका करीब करीब ये मान के चलें कि 3 से 8 वर्ष तक बच्चे का आपका एक बहुत ही बड़ा फाउंडेशनल एक लेवल होता है जो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। उसके बाद आपका एक हम ये कहेंगे इसको प्रिपरेटरी स्टेज है जो हम करीब ये मान के चलते हैं कि 11 साल के बच्चे तक, फिर उसके बाद थोड़ा सा मिडिल स्टेज और फिर आपका सेकेंडरी स्टेज तक बच्चा बढ़ता चला जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आपका NEP 2020 आपका एक जो इनिशियल लेवल के ऊपर भी आपका जो स्कूल एजुकेशन के ऊपर भी इसका एक बहुत गहरा प्रभाव रहेगा। अब आपकी बात यह है कि हमारे पास एक जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव हैं और जो हमारी पॉलिटिकल विल है और जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और स्कूल की हमारी जो क्षमताएं हैं उनको भी हमें खास मद्देनजर रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर चीजें हमने उस ढंग से ढाली हैं तो उसके ढंग से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि हम एक मोटे तौर के ऊपर अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारे पास एक मोटे तौर पे एक जो एक्सेप्टेबल लैंग्वेज जो हमारे पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एग्जामिनेशन है, जो समझने का है, वो हम मोटे तौर पे यही मानते चले आए हैं कि सिर्फ हमारे पास इंग्लिश का ही वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि एक हमारी एक जो एक रीजनल लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, अगर हम अपने देश की हमारे देश की बड़ी विशेषता है कितनी हमारी एक डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस कितनी हैं। मैं कहूंगा कि आपके ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आपका एक गोपाल जी नाम से एक बच्चा जिनको हम बनाना बॉय के नाम से जानते, जिन्होंने आपके केले के पत्ते से सोना बना दिया, वो एक बच्चा आप कहां से निकल के आया? बिहार के एक छोटे से गांव से निकल के आया। उसके फादर उसकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो केले की खेती करते थे। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो आपका विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित कर पाए, लेकिन मैं कहूंगा कि एक गोपाल नहीं, बहुत सारे ऐसे गोपाल हमारे आपके भारतवर्ष में हो सकते हैं अगर उनको एक ठीक से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका हमारी आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी हमारे पास वो शक्ति है ताकि आपका एक जो फाउंडेशनल नॉलेज है वो हमारी आपके एक निखर के आए बच्चों में, और उसके बाद अपनी उस डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ बच्चा हमारे पास स्कूली शिक्षा और आपका सेकेंडरी और कॉलेज एजुकेशन के लेके आगे बढ़े। मैं ये नहीं ये भी जरूर मैं इस पे आपका बल देना चाहूंगा कि अगर आपका एक वर्ल्ड लेवल पे लीडर बनना है तो हमारे पास आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी होनी चाहिए। और इसलिए आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम की हम बात करते हैं, लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम को खरा उतारने के लिए हमारे आपके बच्चों को अगर उसके एक जीवन शैली को अगर उस ढंग से हम देखना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास आपके सभी को स्टेक होल्डर्स को एक बहुत ऑनरशिप के साथ इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। ये मात्र सिर्फ एक कागज के ऊपर एक पॉलिसी ना रह जाए, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं बताना चाहूंगा कि आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक मेन फोकस हमारे पास मैं मान के चलता हूं कि एक स्किल ओरिएंटेशन बच्चे के लिए। अब वो स्किल ओरिएंटेशन में कहूंगा कि अगर आप एक स्कूल लेवल पे ही भी स्कूल लेवल पे अगर हम एक इंटर्नशिप जो कि इसका पार्ट है, अगर हम इस चीज को बहुत सक्सेसफुली कर पाते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर वो चैलेंज हम हाथों हाथ लेते हैं और उसकी एक व्यवस्था के साथ वो बच्चे हमारे लाभान्वित होते हैं तो निसंदेह वो बच्चे की क्रिएटिविटी को विकसित करेगा। और आज के दिन मैं कहूंगा कि आपका एक लर्निंग का, क्रिएटिविटी का, इनोवेशन का और नॉलेज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। और जब बच्चा इनोवेटिव होगा तो उसको ये रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं कि आप ये कोर्सेज लो, ये क्योंकि
ये एनईपी 2020 बच्चे को अपनी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी इस खूबसूरती के साथ देता है कि अगर आप, मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, एक कंप्यूटर साइंस का बच्चा है जो अपना एक टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर से रिलेटेड अगर हमारे पास दूसरी स्ट्रीम का कोई कोर्स लेना करे ताकि वो इनोवेशन को उस ढंग से टैप कर पाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा अगर आपके कोई फार्मेसी का कोई कोर्स अगर कर रहा है, और फार्मेसी का कोई बच्चा अगर ये में चाहता है कि मेरे को कहीं ना कहीं फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो उसको आप एक अपॉर्चुनिटी, ये एनईपी 2020 का जो मैंडेट है उसके हिसाब से वो ले सकता है। लेकिन अब यहां पे आपका हम क्या तय कर रहे हैं कि आपकी आज की जो एजुकेशन है ये टीचर सेंट्रिक ना होके एक स्टूडेंट सेंट्रिक है, लेकिन शिक्षकों का अभाव भी नहीं होना चाहिए। बच्चे को एक वाइड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक फ्लेक्सिबिलिटी हमारे आपकी एपेक्स इंस्टीट्यूशन में होती थी, यही आपकी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि आपके हर कॉलेज और हर स्कूल, जो हमारे विश्वविद्यालय आपके भारत संस्थान है, उनको देनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप एबीसी जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है उसकी ओर थोड़ा आपका इशारा है, जो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। लेकिन थोड़ा यहाँ पे ये है, और कई सारी बुनियादी चैलेंजेस है यहाँ पे। सबसे पहले तो हिंदुस्तान में आज भी मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है। मतलब हर बच्चों को, खास करके रूरल एरियाज में, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि आज हम ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन मोड में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो सर ये बताइए कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी अ सब्स्टिट्यूट to on-campus or face-to-face education in a true sense? At the same time, you are talking of different learning management systems. So we would like to know from you, what are the 5, at least according to you, 5 effective learning management systems according to you? Over to you, sir. Okay. सर, आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन, जो मैं कहूंगा कि आपका एक बहुत अहम है आज हमारे जो युवाओं को जानने के लिए। पहली चीज जो आपने प्रश्न की जो शुरुआत की, हमारी ऑनलाइन एजुकेशन एक सब्स्टिट्यूट कतई नहीं हो सकता। हम ये मान के चल सकते हैं कि आपका जो एक एनईपी 2020 के तहत जो हमारे को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, मैं कहूंगा कि एक बच्चा अपने संस्थान तक सीमित क्यों रहे। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूशन कॉमर्स में बहुत बेहतर कर रहा है और वो कुछ चुनिंदा कोर्सेज वो हमारे पास ऑफर कर रहे हैं, तो वो उस बेहतर इंस्टीट्यूशन का फायदा सभी को मिलना चाहिए। और यही आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि हमारे पास 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, और स्वयं प्लेटफॉर्म एक इकलौता आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। उसी तरह से आपका स्कूली के लिए, आपको स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा भी है। उसी ढंग से इंजीनियरिंग की बात करें तो एनपीटीएल भी है। लेकिन स्वयं प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से बच्चा अपने क्रेडिट भी अर्न कर सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसलिए भी बताना चाहूंगा, जब मैंने ये कहा कि हमारी आज की एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 स्टूडेंट सेंट्रिक है, इसके मायने हैं कि बच्चे की आपकी अपनी एक चॉइस है कि वो आपका कोर्स, कौन कौन से कोर्सेज सिलेक्ट करना चाहता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण इसमें देना चाहूंगा। सपोज मेरे पास अपना एक बच्चा एमएससी डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कर रहा है। अब उस बच्चे, सपोज मेरी क्लास में आपका जो साइज है 40 स्टूडेंट्स है, मैं कहना चाहूंगा 40 के 40 स्टूडेंट्स की सबकी आपकी डिग्री जो क्रेडिट अर्न करेंगे वो सबकी अलग होगी, और वो किसके हिसाब से होगी? बच्चे के इंडिविजुअल चॉइस के हिसाब से होगी। क्यों? वो इसलिए कि आज के दिन बच्चे को एक कौन से स्किल एनहांसमेंट की जरूरत है, कौन से आपके लैंग्वेज स्किल्स की जरूरत है, किन वैल्यू एडिड कोर्सेज की जरूरत है,
एक बच्चे का अगर कोई ओरिएंटेशन है कि वो बच्चा आपका कुछ रिसर्च में कुछ बेहतर करना चाहता है, तो आप जरा देखिए, आज के दिन मैं कहूंगा कि आपका पीएचडी करने के लिए कहोगे कि मास्टर होना जरूरी, कतई जरूरी नहीं है। क्योंकि बच्चा आपका जो ग्रेजुएशन ऑनर्स विद रिसर्च करके आएगा, उस बच्चे को आप सीधा एडमिशन दे सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे एक जो फोकस, जो आपका एक मेन आप में इशारा करना चाह रहा हूं कि एनईपी 2020 के माध्यम से आउटकम बेस्ड एजुकेशन की तरफ हमें चलने की जरूरत है। और मैं आज के दिन ये भी बताना चाहूंगा कि हम बहुत, मेरे ख्याल में करीब करीब, जैसे आपने बताया कि इतने लंबे एक्सपीरियंस के साथ मेरा भी एक अनुभव ये रहा है कि अगर आपका, क्योंकि फेस टू फेस जो कनेक्ट है बच्चे का, उसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। चॉक टॉक एंड वॉक, ये सबसे बढ़िया कनेक्ट है। अभी आप ये देखिए कि अगर बच्चा किसी वजह से अगर हमारे पास कोर्स में अटेंड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए दरवाजे बंद नहीं हो जाने चाहिए। अगर बच्चा कुछ सीखना चाहता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप ये, हम आज के दिन बात कर रहे हैं कि आपका, हम वर्ल्ड के साथ कहां एक क्यूआर रैंकिंग में कहां पे हम कंपीट कर रहे हैं। और अगर मैं ये बात करूं कि भारतवर्ष में टॉप 100 इंस्टीट्यूशन में कितने जो सरीखे, इवन आईआईटीज कितने हैं। अब आप ये बताइए कि 1113 यूनिवर्सिटीज में से आपके जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस में, जिसमें सभी शामिल है, एनआईटीज भी सभी शामिल है, आईआईएम भी सभी शामिल है, उसमें से कितने टॉप 100 के अंदर। अब आपका वो टॉप 100 या और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास, हमें अपने तौर तरीके टीचिंग लर्निंग के चेंज करने होंगे। और वो इस वजह से कि आपका सिर्फ एक मोड नहीं, हमारे पास आपका ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग, हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग मेथड्स की हमें जरूरत है। सिर्फ ये नहीं कि आपका एक टीचर क्लास के अंदर द वे वन लाइक्स उसको पढ़ा के आ गया। नाउ बिफोर गोइंग टू द क्लास, अगर हम बच्चे को पूरा अपना शेड्यूल देते हैं, ए वीक बिफोर, ए मंथ बिफोर, कि मैं क्लास में आपका 1-1.5 घंटा 2 घंटे में सेशन में ये डिस्कस करने वाला हूं, उसके सारे रिसोर्सेज, सारे लिंक, सारे उनके बुक्स, रेफरेंसेस सारे में अगर बच्चों को कन्वे कर देता हूं, तो मुझे एज ए टीचर मेरे बच्चों से एक एंगेजमेंट का टाइम बहुत मैक्सिमम मिलेगा। बच्चे मेरे से आपके जुड़ पाएंगे, और इसलिए वो कनेक्ट सबसे जरूरी है। बच्चे जो रिसोर्सेज, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का मैं ये कहना चाहूंगा, ये नहीं कि आपने टीचर आया, आपने पीपीटी खोली और उसको पढ़ के या पढ़ा के उसको इंटेट करके आ गया। नो, मेरे हिसाब से ये फिर हमने, वी शुड डू अवे विद इट। एनईपी 2020 का यहाँ पे आपका मुख्य ध्येय हमारे पास है कि बच्चे के अंदर आपका जो एक इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, बच्चे का जो स्किल ऑगमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, बच्चे का आपका एक उसकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, तो उसके हाउ टू इनकलकेट ऑल दिस काइंड ऑफ डिफरेंट स्किल्स, ये सबसे जरूरी है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हर बच्चा अपनी डिग्री का ड्राइवर है खुद, उसकी चॉइस है कि वो कौन कौन से कोर्सेज, किस किस स्ट्रीम के, कहां कहां के लेना चाहता है। और मैं ठीक बताना चाहूंगी, आपने ठीक बताया कि मेरे पास महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने मुझे एक बड़ी अहम जिम्मेवारी प्रोफेसर राजवीर सिंह हमारे वाइस चांसलर के माध्यम से मुझे ये दी गई कि एबीसी के आपके जो एज ए नोडल ऑफिसर, मैं बताना चाहूंगा सर, करीब हमारे पास 3.5 लाख के करीब हमारे पास आपके विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स हैं। आप जरा देखिए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के दूसरे कोर्सेज में बच्चा हमारे पास कैसे आपके क्रेडिट अर्न करेगा। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म है, मैं कहूंगा कि अपार आईडी कहिए, उसको एबीसी आईडी कहिए, हर बच्चे का अपना एक इंडिविजुअल आईडी है जो हमारे पास आधार से कनेक्ट करके आप क्रिएट कर सकते हैं, और वो डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। हर विश्वविद्यालय का अपना एक एबीसी आईडी है। आप, क्योंकि अगर मैं कहूं मेरा अपना विश्वविद्यालय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, उसका हमारे पास एबीसी आईडी है। अगर मेरे अपने पेरेंट इंस्टीट्यूशन का बच्चा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स लेना चाहता है जो आपके स्वयं के ऊपर अवेलेबल है, आईआईटी खड़गपुर का कोई कोर्स है जो आपका स्वयं पे अवेलेबल है, तो उसको क्या करना होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे बच्चा वो एनरोल्ड है, जो ही वो आपका कोर्स सेलेक्ट करेगा उसमें स्वयं पे जाके वो पूछेगा आपका एबीसी आईडी क्या है। तो एबीसी आईडी के माध्यम से
वो जो आपके होस्ट इंस्टीट्यूशन है जो कोर्स ऑफर कर रही है वो इमीडिएटली हमारे आपके विश्वविद्यालय के साथ लिंक हो जाएगा। और जब बच्चा वो कोर्स कंप्लीट करके आ जाएगा तो उसके क्रेडिट ट्रांसफर होके हमारी यूनिवर्सिटी वेब पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे और उस ढंग से आपकी उसकी डिग्री आपकी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द कोर्स वो आपका बच्चा वो डिग्री हासिल कर लेता है। तो मेरा यहाँ पे सिर्फ ये है कि मैं ये मान के चलता हूं कि एज ए टीचर इज इंडीड ए सेलिब्रिटी। व्हाई शुड बी कन्फाइंड ओनली टू वन इंस्टीट्यूशन? क्योंकि उसकी जरूरत तो आपके सब बच्चों के बीच में है। और मैं कहूंगा कि हर टीचर अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे की अपनी चॉइस है कि उसके कौन से कोर्सेज उसकी एक करियर के लिए जरूरी हैं। तो उसी हिसाब से उसी ढंग से कि कौन से डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज वो ले, कौन से माइनर कोर्सेज वो सिलेक्ट करे, कौन से मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज वो सिलेक्ट करे, कौन से स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज वो सिलेक्ट करे, ये बच्चे की चॉइस है। और इसलिए मैं कहूंगा कि एनईपी 2020 की यही खूबसूरती है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप इसको छोटे इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, छोटे बड़े कैंपस में यूनिफॉर्मली लागू नहीं कर सकते, क्योंकि उसके आगे बहुत सारी चीजें आती हैं जो उसके इंप्लीमेंटेशन में, उसके क्रियान्वयन में काफी सारी इस टेक्निकलिटीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। नहीं, उनका वो नीड असेसमेंट भी पहले होना चाहिए कि वहां पे ये हम दे या नहीं। बिल्कुल। और आपने अपनी चर्चा में एक बात अभी कही थी सर, कि वो था रैंकिंग को लेकर के, कि हमारे यहाँ जो कई अच्छे मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन वो रैंकिंग को जब हम देखते हैं तो रैंकिंग में हम एटलीस्ट टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की जो एक रैंकिंग है उसमें हम फिगर नहीं करते हैं। तो मुझे थोड़ा यहाँ पे ये है सबसे पहले कि अ कंट्री दैट वाज द एपिसेंटर ऑफ नॉलेज फॉर द होल वर्ल्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इज टुडे स्ट्रगलिंग टू फिगर इन द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। सो हु और व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? लेकिन एक मेरी चिंता यहाँ पे ये भी है कि क्या ये जरूरी है कि हम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मापदंड को, पैरामीटर्स को ही फॉलो करें? क्यों ना हम इंडिया में ही अपना एक पैरामीटर्स डेवलप करें, एक मैकेनिज्म डेवलप करें और वे देखें कि क्या हम उन पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम अगेन वेस्ट की तरफ भाग रहे हैं ये सब करके। क्या आपका कहना है इस पे सर? सर, इसके बारे में आपने ठीक कहा कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की क्योंकि हम एक किससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पर सबसे पहले हमारे पास हमें अपने खुद इंस्टीट्यूशन को एक ठीक लेवल पे आने की जरूरत है। अब ये कहेंगे कि आपका जो आपने पहले भी आपका एक प्रश्न के माध्यम से आपने थोड़ा सा इशारा किया, ये एक जो डिजिटल डिवाइड, मैं कहूंगा कि आपका एक रिमोट एरिया में जो फार फर्लंग रूरल एरिया है, एक बच्चे को एक्सेसिबिलिटी नहीं है जी, तो बड़ा सेक्टर उसके आड़े आ गया। अगर मैं ये कहता हूं कि आपका बच्चे का एक जो ओरिएंटेशन है, सबसे पहले आप किन इंस्टीट्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपके हमारे अपने खुद आपके अपने रैंकिंग पैरामीटर्स हो सकते हैं। अगर मैं कहूंगा कि हमारे पास जैसे एक्रेडिटिंग बॉडीज हैं, जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है, हमारे पास नेक का भी है, एनसीटी के भी है अलग अलग, और आपके फिर हम उसके बाद वर्ल्ड रैंकिंग की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले की रैंकिंग का जो फ्रेमवर्क है उसकी आउटकम है, हमने बहुत सारी आपकी इन चीजों को अगर आप देखेंगे कि तो आपका मेरे ख्याल में 2016-17 के बाद आरएएफ जो हमारे पास अलग अलग फ्रेमवर्क्स आए, उनके अंदर फ्रेमवर्क्स के अंदर भी काफी खामियां रही कि उनको आपके सभी इंस्टीट्यूशन को एक ढंग से नहीं आंक सकते। टाइप ऑफ नेचर, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, आपके आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशंस, आपके परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज, आपकी साइंस यूनिवर्सिटीज, आर्ट्स यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, तो निसंदेह आपकी उनकी एक जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है वो एक लेवल पे नहीं हो सकती। जो मेरा मानना है कि अगर हम इंस्टीट्यूशंस को एक उनकी एक गुणवत्ता और एक जो क्वालिटी है, मैं कहूंगा कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ रिसर्च, आपने कहा कि इन चीजों के लिए जिम्मेवार कौन है। मैं सर कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए। सर, हम कोठारी कमीशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं,
हमारे पास आज के दिन एजुकेशन का बजट कितना है? मैं कहूंगा कि 2025 का बजट आप देख लीजिए। अब यहाँ पे ये जो बजट है, बजट में क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये भी हमें देखना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ये देखेंगे कि जो सही मायने में सबसे सिग्निफिकेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट कितना है। हमारे पास आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। मैं कहना चाहूंगा सर, पिछले आपका करीब करीब 3 दशक से ज्यादा ये जो बजट है R&D का, ये 0.6 to 0.7% में फ्लोट कर रहा है। हमारा एजुकेशन का बजट जो आपका कोठारी कमीशन के हिसाब से कहीं ना कहीं 7% से कम नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास आपका 3.4 और 4.3 के बीच में झूल रहा है। तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक इस ढंग से इन चीजों को, और खासकर मैं जब कहना चाहूंगा कि आज के टाइम पे AI जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने कंप्लीटली इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन किया है इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, तो वहां पे आपके ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीजें मुहैया करवाना ये बहुत जरूरी हो चला है। बिल्कुल, ये भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। एक्चुअली बहुत अच्छा सर। और इसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न आगे है, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। Although your domain of computer science, I can say, is the most demanding from career perspective. However, the speed with which our world is changing, we cannot say what does the future hold for us. The career flights that our students are taking today will not necessarily land them at the right airport 5 or 10 years down the line. So in this scenario, what kind of computing skills and upcoming technologies our students need to be aware of? So, broadly speaking, what would you like to say on future readiness of our students for future jobs, especially in computer science with AI in the backdrop? Over to you, sir. Right. सर, आपने बिल्कुल एक स्टिक चीज पूछी है जो आज के हमारे युवाओं के लिए एक चिंता का विषय है, और उनको ये जरूरत है कि इसके विषय में उनको एक ठीक दिशा दी जाए। अगर हम अब फिलहाल की आपकी जो फास्ट मूविंग जो हमारी लाइफ में हम देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा रोल हो चुका है। मैं कहूंगा चाहे इट मे बी एनी वॉक ऑफ लाइफ, आपके it could be healthcare, it could be your education, it could be commerce, it could be your science, it could be your arts and leisure, it could be musical industry. Where, I mean, is there any other walk of life जहां पे आपका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है? मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा सर कि आप आज के दिन जो भी हमारी एजुकेशन आप मैं कहूंगा कि कोई भी क्षेत्र लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज रीडिफाइंड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अगर मैं कहूंगा कि सिंपल एज ए शिक्षक अगर मैं उसकी बात करूं, सर क्या मेरा एज ए टीचर मेरा आपका एक रोल चेंज नहीं हो गया है? मैं अगर बच्चों को एक बहुत ही एक इफेक्टिव कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ इलस्ट्रेट करना चाहता हूं, जो मुझे पहले आपके घंटों लग जाते थे, मैं उसको इफेक्टिवली आज के दिन आपके विद इन 5 मिनट्स में तैयार कर सकता हूं। अब बच्चे का एक नजरिया कि उस बच्चे को हमें क्या है कंसेप्ट समझाना है, वो कंसेप्ट समझाने के लिए हम टूल्स को कैसे यूज करेंगे। तो यहां पे 2 नजरिए से मैं बताना चाहूंगा कि आपका एक जो लेमैन के लिए भी आज के दिन, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई आर्किटेक्ट है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई भी आपका क्षेत्र से जुड़ा हुआ इंसान है, आज के टाइम पे उसको नो हाउ कि आपका उसका ओरिएंटेशन एक AI टूल से आपका उसका एक जो कनेक्ट है वो होना ही चाहिए। और मोटे तौर के ऊपर अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे ख्याल में पिछले 8 या 10 वर्ष से जो गति
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काफी सेक्टर्स में दी है, शायद किसी ने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। और खासकर मैं अगर ये नाम लेना चाहूं कि आपका आज के दिन हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं, ग्रॉक की बात करते हैं, आपकी गूगल बार्ड की बात करते हैं, आपकी डीप सीक की बात करते हैं, तो सर ये वो आपके एक अलाउद्दीन का चिराग है कहूंगा मैं, जो आपको एक बहुत बड़े से बड़ा क्रिएटिव काम, जिसके लिए पहले बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक उसके लिए प्लान कर सकते थे, सोच सकते थे, आज वो आप बहुत एक आसानी से वो चीजें कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ इसके हमें चैलेंज भी देखने की जरूरत है। जी, मेरा उसी पे ये इशारा था जी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर मैं ये कहूं कि एज ए स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ड्यूरिंग माय कंप्यूटर साइंस कोर्स, आज से आपका 37-38 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट हमने भी पढ़ा था, लेकिन उस टाइम के सब्जेक्ट के और आज के सब्जेक्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मायने कंप्लीट बदल गए हैं। और बदलने वाला कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट उसमें कड़ी है हमारे पास डेटा। मैं कहूंगा डेटा इज अ न्यू ऑयल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको किसी भी आपके, मैं कहूंगा कि अगर आज के टाइम हम कुछ प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, मैं उदाहरण देना चाहूंगा सर सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। मैं बताना चाहूंगा कि आपके हमारे अगर एक हेल्थ केयर के अंदर अगर आपके एक पेशेंट के एक क्लिनिकल डाटा के ऊपर नजर भर के अगर आप एक ये देख सकते हैं कि इसको आने वाली बीमारियां क्या हो सकती हैं, उस प्रेडिक्शन आप पहले कर पा सकते हैं। तो ये प्रेडिक्शन अपने आप में बहुत अहम है। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के माध्यम से ये चीजें बड़ी सरल हो चली हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से, जब से आपके ये कुछ हमारे पास इस तरह के टूल्स आए हैं, ये इन कंपनीज का क्या किसी ने कभी नाम सुना था कि आपका ओपन एआई कोई कंपनी है, एनवीडिया कोई कंपनी है? अगर आप देखिएगा गूगल और फेसबुक ये करीब करीब सन 2004 या 5 में आए। उस दिन का आपका रेवेन्यू देखें और आज के दिन इनका पूरा एम्पायर खड़ा देखें। तो मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि यस, आज के दिन जरूरत है किस चीज के लिए? आज के दिन हमें एक इनोवेटिव होने की जरूरत है। और आपका इनोवेटिव बच्चा कब होगा? जब उसमें क्रिएटिविटी आएगी। क्रिएटिविटी कैसे आएगी? उनके एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स, वो हमें सारी चीजें इनकलकेट करनी है उस होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, हमारे हर बच्चे के लिए। और आपका 2035 तक करीब करीब हमारा एनईपी 2020 का मैंडेट है कि करीब करीब 2035 तक 50% तक आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशो बढ़ जाए, जो कि अपने आप में बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमारे बच्चे आपकी इंडिया से बाहर काफी शिफ्ट कर रहे हैं, साउथ एशिया में शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन जो भी हमारे पास एनईपी 2020 इंप्लीमेंटेशन में जो बॉटलनेक्स हैं, उनको इमीडिएटली ओवरकम या रिजॉल्व किया जाए। हमारे युवाओं को एक सुनहरी अवसर दिए जाएं। हमारी आपको जो मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इस बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो हम क्लेम करते हैं कि एनईपी 2020 के माध्यम से चीजें होंगी, वो चीजें आपका मुहैया करवाएं। तभी हमारे पास एक बच्चा, हमारे पास आपका जो युवा है, वो दैट वन बी द स्किल्ड वन हु विल कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। ये सबसे अहम है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने सर एआई रेवोल्यूशन को लेकर के बात कही, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन, और एक ह्यूमन होने के नाते हमें सबसे पहली चीज़ है कि हमारा जीवन जो है वो सहज होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। लेकिन आज हम नेचुरल नहीं, सब कुछ आर्टिफिशियल। लोग मुस्कुराते भी जो है वो एक आर्टिफिशियल स्माइल ऐसा हो गया है। जीवन में मतलब क्या कहें, हर चीज़ के पीछे लग रहा है कि हाउ टू मेक अ लिविंग, जो कहते हैं ना, जीविकोपार्जन के लिए मतलब ज़्यादा जोर दिया जा रहा है रादर देन हाउ टू लिव। तो ये एक कहीं न कहीं मन में ये बात खटकती है कि समवेयर वी आर बिकमिंग अ काइंड ऑफ स्लेव टू टेक्नोलॉजी। कई बार मैं अपने विश्वविद्यालय में भी देखा है कि अंग्रेजी के छात्र हैं,
लेकिन मैंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिखो, मास्टर का स्टूडेंट था, लेकिन वो एक पन्ना अंग्रेजी में एप्लीकेशन नहीं लिख पाया और मैंने उसे 5 बार रिटर्न किया कि नहीं इसे दोबारा लिख के लाओ। लेकिन ये जो है एक निर्भरता जो है टेक्नोलॉजी पे, उसने कभी कुछ किया होगा लेकिन सामने में जब मैं उसे दिया, तो उसकी अपनी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। लोग लिखना भूल रहे हैं आज, मैं ये साफ कहूँगा सर, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये बैलेंस जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहीं न कहीं इसको जो है रिस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंस के रूप में देखी जाए, क्योंकि कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि वैल्यू अलाइनमेंट भी तो नहीं है एआई में आज भी। और मुझे पता नहीं कि मतलब किस तरह का प्रोग्रामिंग कल के दिन में होगा जिसमें कि हम एक फीलिंग्स को भी हम मतलब प्रोग्राम कर सके, कोड लिख सके फीलिंग्स के लिए, और उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा अगर हम उसको नहीं सोच के चलेंगे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही विभत्स रूप होने वाला है इस एआई वर्ल्ड में। तो ये सब कुछ चिंताएं हैं, शायद उससे आप भी सहमत होंगे। कुछ कहेंगे इस पे जी? मैं जरूर कहना चाहूंगा सर, निसंदेह आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज कही, जो एक मैं मान के चलता हूं कि जो आप और हम सब महसूस करते हैं कोमलली। मेरा ये कहना है कि क्रिएटिविटी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इतना रिलायंस टेक्नोलॉजी के ऊपर, it will I mean make our I mean youngers कि आप वो सोचना बंद कर देंगे। द पॉइंट इज, अगर बच्चे को अगर कुछ भी करना, असाइनमेंट करनी है, दे गो फॉर गूगल, दे गो फॉर डीप सीक। क्वेश्चन इज बिकॉज अनलेस, अब हमें ये भी देखना है कि यस कि हमने कुछ किया है, उसकी एक्यूरेसी, उसको एनहांसमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, आप ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आपका एक जो चीजें हैं एक एथिकल पर्सपेक्टिव से उन चीजों को हम देखें। हम ये बात करते हैं कि प्लेगरिज्म, हम ये बात करते हैं फैक्ट चेकिंग, हम ये बात करते हैं कि आपके इतने इंपॉर्टेंट टूल्स की बात करते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि आपका एक कंटेंट क्रिएशन है, आपकी कोई प्रोडक्ट क्रिएशन है, अगर आप एक खुद स्वयं से अगर चीजें नहीं करते हैं, तो वो आपकी क्रिएटिविटी लूज होने का खतरा तो रहेगा ही रहेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि जब आपका एक कंप्यूटराइजेशन, ऑटोमेशन, एक आपका एक समय पे आपका एक कंप्यूटर इंडस्ट्री में बूम आया कि आपने जिसने कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रखा, दे गॉट अ गुड एम्प्लॉयमेंट। और आपका इवन भी पेरेंट्स आल्सो समटाइम्स बोस्ट कि हमने आपका बच्चा हमारे पास ऑनलाइन काम करता है, इज वर्किंग फ्रॉम होम। लेकिन मैं साथ ही एक जो समाज का एक जो छोटा सा एक अंश आईने के रूप में दिखाना ये भी चाहूंगा, हमारे बहुत बच्चों के जो प्रोफेशनल कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं, उनके डाइवोर्स भी हो रहे हैं, because the technology has taken place in the bedroom। ये चीजें आपकी बहुत चिंता का विषय है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबल एआई, ये इस तरह की चीजें हो, इस तरह से माध्यम हो। और जो मैं आपको चीज बताना चाह रहा था कि हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन, इट कैन नॉट एट ऑल सब्स्टिट्यूट अवर कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल अवर टीचिंग लर्निंग। और इसके साथ ही थोड़ा सा मैं ये भी बतलाना चाहूंगा कि आपका एक मोटे तौर पे अगर आप ये कहते हैं कि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स बच्चे के लिए हमारे जरूरी हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो आपने एक बीच में प्रश्न किया कि कुछ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कन्वेंशनली मोटे तौर पे बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो अच्छे से ऑफर करती हैं, मैं यहाँ पे 2-3 नाम जरूर लेना चाहूंगा। हमारा विश्वविद्यालय भी आपका एक मूडल जिसको हम बोलते हैं, दैट इज मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजिटल लर्निंग। तो अगर ये वाला आपका जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्फ्लिबनेट के माध्यम से हमारे पास उसको एक्सेस है, हमारे सब बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के, हमारे टीचर्स आपका मूडल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। उसी ढंग से अगर मैं कहूंगी उसी कड़ी में काफी सारे और हैं, कैनवास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी है, ब्लैक बोर्ड लर्न भी है, और कन्वेंशनली बहुत लोगों ने कोविड-19 आपके हार्ड टाइम्स के दौरान आपका गूगल क्लासरूम भी यूज किया है। उसी तरह से हमारे पास आपकी टैलेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी आपका एक इस तरह का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके माध्यम से आप एक सप्लीमेंट्री रिसोर्स के रूप में हमारे पास एक हाइब्रिड और
ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग में भी हम एजुकेशन बच्चे को हम दे सकते हैं, ताकि बियॉन्ड क्लासरूम भी बच्चा आपको एक कनेक्ट रहे। ये सबसे अपने आप में इम्पोर्टेंट है। बहुत सुंदर सर। सो समय की थोड़ी मर्यादा है, इसलिए हम अपने इस इंटरेक्शन को थोड़ा अब ब्रीफ में कंक्लूड करना चाहेंगे। और मेरा सेकंड लास्ट जो प्रश्न है आपके लिए वो ये है कि हाउ डू यू विजुलाइज योर ड्रीम इंडिया, खासकर शिक्षा और जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्या है आपके सपनों का भारत? संक्षेप में 2 शब्द कहें सर। जी सर, निसंदेह अगर एक ट्रू स्पिरिट के अंदर हम एक एजुकेशन की हम बात करें, हम डिग्री होल्डर तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान पैदा नहीं कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले आपका एक मोटे तौर पे अगर मैं इस चीज को उस रूप से मैं देखूं कि 3 तरह के इंपॉर्टेंट स्किल आज के अंदर जो 21st सेंचुरी का हमारे पास युवा है उसके पास चाहिए। सबसे पहला है फाउंडेशनल स्किल, जो आपका उसके स्पेसिफिक कोर डिसिप्लिन से संबंधित है, और इसके लिए हमारे पास एक डिजिटली लिटरेट होना उसका बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन जो सर्वाइवल है थ्रू आउट वर्ल्ड, क्योंकि ये आपकी एक जो वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है और हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। दूसरी चीज, हमारे पास एक जो मेटा नॉलेज कि हम आंख मूंद के अगर आपके कोई कोर्स करते हैं और बगैर किसी क्रिएटिविटी या बगैर उसकी कोई एक सोशल कंट्रीब्यूशन के अगर कोई चीजें करते हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा जागती है कि मैं ये क्यों करूं। अगर आपका सोसाइटल उसका एक रेलेवेंस, उसका बेनिफिट नहीं है, और वो आपका तभी समझ में आएगा कि मुझे आपका एक मेन डिसिप्लिन से आपका इंटरडिसिप्लिनरी चीजों में मैं कैसे काम करूं और मेरा कैसे पर्पस सर्व होगा। जो स्टार्टअप और इनक्यूबेशन के माध्यम से एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन का जो रास्ता निकलता है, वही इन चीजों को कारगर एक समाज के लिए कुछ अपना दे पाएगा। तीसरी अहम चीज जो स्किल की मैं बात करता हूं, वो हमारे पास एक मोटे तौर के ऊपर मैं कहूंगा एक जो एथिकल स्किल्स की बात करते हैं, जिसने आप जो आपने बताया कि वैल्यूज की बात करते हैं। आप ये कहेंगे कि आपने एक डिग्री हासिल किया, आपने क्या किया? आप अच्छे इंसान तो बने, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूंगा कि आपका उसका जो कनेक्ट है, जो लाइफ स्किल्स अर्न करने का, वो आपका कभी जाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक हम आपके हिंदुस्तान के नागरिक हैं, एक अच्छे सिटीजन हैं। मैं कहां पे अगर मैं कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं या मैं कुछ आपका ऐसा जॉब के लिए या कोई आपका एंटरप्रेन्योर हूं या कुछ भी कर रहा हूं, मैं कुछ न कुछ अपने लाइफ स्किल के हिसाब से कुछ न कुछ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए मैं कर पाऊंगा। ये उसके लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन का जो माध्यम है। तो ये मेरा आपका एक मोटे तौर पे समअप में करना चाहूंगा कि हमारे पास एजुकेशन एनईपी 2020 के तहत जो चीजें अच्छी और बहुत कारगर हैं, जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के स्किल एनहांसमेंट के लिए और एक बच्चे को एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूट करने के लिए, पूरे समाज के लिए, वो अपने आप में बहुत अहम है और इसमें हमें उस ढंग से इनिशिएटिव लेने चाहिए, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और कहीं इंप्लीमेंटेशन में कुछ खामियां हैं तो हमारे पास हमारी आपकी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, हम सभी को इकट्ठा मिलके इसको अच्छे से इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है, ताकि इसका सही आपका जो उद्देश्य है वो हमारा पूरा हो पाए। बहुत बहुत बढ़िया सर। सो टू कंक्लूड आवर इंटरेक्शन नाउ, मे आई नो रिक्वेस्ट यू, क्योंकि जो भी गेस्ट हमसे जुड़ते हैं हम उनसे लास्ट में एक ये रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली गिव अ मैसेज ऑफ peace and progress to mankind at large, so that we could create a better human, better society, better nation, better planet for a better world. तो संक्षेप में 2-3 पंक्तियों में आप एक पीस मैसेज में चाहूंगा कि आपकी तरफ से आए। जी सर, मेरा एक ही मैसेज है कि आप, वी ऑल आर ब्लेस्ड
कि हमें आपका जीवन मिला है, और अगर उसमें हम किसी भी रोल में हैं, सबसे पहले जो भगवान ने दिया है, जो हमें मिला है, हमें उसमें एक संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही अगर ये भी होना चाहिए कि मैं समाज को क्या दे रहा हूं। और मैं कहूंगा कि अगर आपने एक एटीट्यूड को, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड के हम धनी हैं, तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आपके बच्चों की मैं बात करूं, अगर स्टूडेंट्स के मैसेज की अगर उस ढंग से बात करूं कि आपका हर बच्चा एक यूनिक, उसकी एक जो उसकी प्रतिभा बच्चे में है, वो अपने एक प्रतिभावान है, वो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट ना करे, दूसरों को कंपेयर करके ये ना करे कि मैं इससे इस मामले में कम हूं, मैं कैसे करूंगा। बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, और उसके लिए वो रास्ते भी इंतजार कर रहे हैं, जो रास्ते बहुत बड़ी एक सफलता की शिखर पे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन निरंतर बगैर किसी हार्ड वर्क के, बगैर किसी पॉजिटिव एटीट्यूड के, और सभी को एक, मैं कहूंगा कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम चीजों को एड्रेस करेंगे, तो हमें खुशी भी मिलेगी। खुशी मिलेगी तो हम एक अच्छा काम भी करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो समाज के अंदर आपके एक रोशनी देने का काम करेंगे। और मैं मान के चलता हूं कि उसका जीवन तभी सफल हो सकता है जब हम एक समाज को एक रोशनी देने का काम करें। बहुत बढ़िया सर, एंड वी आर इमेंसली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर स्कॉलरली प्रेजेंस विद अस टुडे। और शिक्षा जगत में आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड। और आपके इस उपलब्धि पर मैं आपको अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से ढेरों बधाई देता हूं। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन सर। God willing, we shall meet again in some other academic forum. Thank you very much for connecting with us today. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for all the blessings, and I would urge कि आपका जो लाइफ एक्सप्रेस है, इसी तरह आपका एक समाज में एक अच्छी रोशनी देने का काम करे, और आपके सभी इंटेलेक्चुअल्स को मौका देने का काम करे, और निसंदेह आप समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पूरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां। आप निसंदेह उस बधाई के पात्र हैं कि आप एक इस मिशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको एक मार्गदर्शक के रूप में ये आपकी जो प्रेरणा रूपी शब्द हैं, ये निसंदेह वो चीज कर दिखाएंगे जो शायद आपने और हमने अभी तक उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। ये मेरा मानना है। सबके सहयोग से संभव हो पाएगा, सबके सहयोग से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत नमस्कार सर। नमस्कार। LXP Icon of India Award is proudly presented to Professor Naseeb Singh Gill for his exemplary contributions to Indian academia on 30th March 2025. नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के आई के सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे, और उसके बाद हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता या ट्रेडिशनल बिलीफ के वैज्ञानिक कारण को भी समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने हिंदी अल्फ़ाबेट के जरिए सीखा था वो था भलाई, और हिंदी का अगला लेटर या अक्षर है म। अब आप सोच रहे होंगे कि म से क्या हो सकता है, लेकिन म से जिस मानव मूल्य का मैंने चयन किया है, उस मानव मूल्य को मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबने भी वही सोचा होगा, और वो मानव मूल्य है मानवता। जब भी मानव मूल्यों
या जीवन मूल्यों की बात होती है तो उसमें मानवता को सबसे सर्वोपरि माना जाता है। वास्तव में मानवता में सारे जीवन मूल्य समाहित हो जाते हैं, जैसे दूसरों के प्रति दयालुता, करुणा, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। मानवता उन सभी जीवन मूल्यों का योग है जो हमें मानव बनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज मानव मानव नहीं रहा, जिसका उदाहरण आप घर परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व में आप देख सकते हैं कि आज हम कितने अशांत हो गए हैं और पूरी मानवता, मैं कह सकता हूं कि आज खतरे में है, क्योंकि लोगों में मानवता खत्म होते जा रही है। मानवता का मतलब सिर्फ इंसान होना नहीं है, बल्कि मानवीय होना है। इसलिए ऋग्वेद में मानवता को लेकर जीवन का उद्देश्य बहुत ही स्पष्टता से वर्णित है। आप देखेंगे कि ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 53वें सूक्त के 6ठे ऋक में यह वर्णन है कि मनुर्भव जनिया दैव्यं जन्म, अर्थात बी ह्यूमन एंड क्रिएट अ डिवाइन रेस, यानी आप मानव बने और मानवीय गुण वाले संतान की उत्पत्ति करें। लेकिन दुर्भाग्य, आज के समय में इसके ठीक विपरीत हमें देखने को मिल रहे हैं। ये अलग बात है कि आज भी कई लोग और कई सामाजिक संगठन हैं जो जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन आज जरूरत है कि लोग व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्वाकांक्षा एवं सफलता पर ध्यान केंद्रित न करके दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचे और यथाशक्ति मदद पहुंचाने का प्रयास करें। सारांश में कहा जाए तो मानवता मानव का सबसे बड़ा गुणधर्म है, जिसके मूल तत्व सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, त्याग, शुद्धता, नैतिकता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा आदि हैं। एक प्रगतिशील व्यक्ति या समाज के निर्माण में मानवता सबसे पहली और आखिरी ईंट है। जब तक हम अपने व्यक्तित्व में मानवता नहीं लाएंगे, तब तक हम एक बेहतर मानव, बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र और बेहतर विश्व की कल्पना को नहीं साकार कर पाएंगे। इसलिए आज और अभी से हम यह प्रण लें कि लोक मंगल की कामना हमारे जीवन का परम ध्येय हो। मानवता के इस विश्लेषण के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता के वैज्ञानिक कारण को समझेंगे और इसके अंतर्गत आज हम समझेंगे कि गाय के गोबर के वैज्ञानिक तथ्य क्या है। अकॉर्डिंग टू केवी सिंह, गाय के गोबर की उपयोगिता पर जितना शोध भारत के मनीषियों ने किया है, संभवतः विश्व में उतना अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। आधुनिक वैज्ञानिक भी अब इस पवित्र पदार्थ के गुणों को स्वीकारने लगे हैं। उनके अनुसार गाय का गोबर असंक्रामक
नॉन कंडक्टर है और इसमें विद्युत निरोधक शक्ति है। यह भी देखा गया है कि आकाश से गिरने वाली बिजली गोबर के ढेर पर गिरते ही निष्क्रिय फ्रीज हो जाती है। गोबर में फास्फोरस नामक तत्व बहुतायत में पाया जाता है। इस तत्व में कई संक्रामक रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह भी पता चला है कि गोबर से लिपे गए घरों में परमाणु ऊर्जा के घातक प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन भारतीय प्रथा के अनुसार किसी मनुष्य की मृत्यु होने पर घर आंगन को गोबर से लिपा जाता था ताकि मृत शरीर के विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाए और घर के कुटुंबजनों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। कुष्ठ रोग के उपचार में भी गोमय लाभप्रद होता है। बंदर के काटने पर भी इससे शीघ्र ही पीड़ा कम हो जाती है। गाय के गोबर में जीवाणु और विषाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। प्राचीन मान्यता के अनुसार क्षय रोग उपचार करने वाले सैनिटोरियम में गाय का गोबर रखने से उसकी गंध से टीबी के कीटाणु मर जाते हैं। कीटाणु नष्ट करने, दुर्गंध दूर करने के लिए गाय का गोबर अच्छी से अच्छी फिनाइल से भी अधिक प्रभावकारी है। फोड़े, फुंसी, खुजली, रक्तदोष आदि में भी गोमय बहुत प्रभावकारी होता है। गाय के गोबर से बना साबुन चर्म रोगों में लाभप्रद सिद्ध हुआ है। गोमय से बनी धूप अगरबत्ती वातावरण को शुद्ध करने में उपयोगी पाई गई है। गोबर का एक और प्रभावी उपयोग बायोगैस है, जिससे भारत के कई गांवों में सामाजिक प्रगति देखी गई है। यही नहीं, गोबर के उपलों से उठने वाला धुआं प्रदूषण पर नियंत्रण रखता है, साथ ही वायुमंडल में विद्यमान विषाक्त कीड़ों को भी नष्ट करता है। पहले होलिका दहन के लिए केवल गाय के उपलों का ही उपयोग होता था, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता था। उपलों की राख शरीर पर रगड़ने से मृत प्राय शरीर में भी रक्त प्रवाह ठीक हो जाता है। यह एक दुखद सत्य है कि आधुनिकता के नाम पर हम इस पवित्र पदार्थ के गुणों को उतनी मान्यता नहीं दे रहे जितना यह उपयोगी है। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर प्रोफेसर नसीब सिंह गिल की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले तो प्रोफेसर गिल ने अपने जीवन की सफलता का श्रेय सिर्फ अपनी मेहनत को दिया, यानी there is no shortcut to success. One has to work hard and work smart with positive mindset या सकारात्मक सोच जिसे कहते हैं, उससे आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है to achieve any real success in life. वर्तमान शिक्षा नीति NEP 2020 के बारे में उनका मानना है कि यह शिक्षा नीति भारत को विश्व गुरु बनाने की क्षमता रखती है, लेकिन इसके लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा। उन्होंने आगे बताया कि NEP 2020 छात्र केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है और छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न कोर्स चुनने की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने इस बात पे भी बल दिया कि ऑनलाइन शिक्षा कैंपस शिक्षा का विकल्प कभी नहीं हो सकता, लेकिन एक पूरक माध्यम हो सकता है। उनका यह भी मानना है कि छात्रों को भविष्य की नौकरियों के
लिए तैयार करने के लिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग जैसे उभरते प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। उन्होंने ये भी माना कि AI ने विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाई है, पर AI के बढ़ते उपयोग से छात्रों में रचनात्मकता और सोचने की क्षमता कम हो सकती है। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि AI का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह मानव रचनात्मकता, सोचने की क्षमता को कम ना करे। अंत में इस बात को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर किया कि आज की शिक्षा से हम सामान्यतः डिग्रीधारी पैदा कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान पैदा नहीं कर रहे हैं। So with those deliberations of Professor Gill, we conclude today's session और मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।